नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, बारिश से चारधाम यात्रा पैदल मार्ग पर तबाही मच गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग में पहाड़ी से पत्थर आ गए हैं। लगातार बारिश होने की वजह से भूस्खलन हो रहा है। पैदल मार्ग को इस भूस्खलन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। लैंडस्लाइड से 2 अस्थायी दुकानों में भी क्षति पहुंची है। 2 अस्थायी दुकानें भी टूट गई हैं। पैदल मार्ग की पहाड़ियों से भूस्खलन लगातार जारी है। उत्तराखंड में मॉनसून अपने अंतिम चरण में है। ऐसे मॉनसून अंतिम चरण में होने के बावजूद मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में भी अब तबाही मचना शुरू हो गया। बारिश होने की वजह से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से पत्थर जो है वो पैदल मार्ग पर गिर रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ घाटी में भूस्खलन होने की वजह से पैदल मार्ग को कुछ वक्त के लिए फिलहाल प्रशासन ने बंद कर दिया है। यानी चारधाम यात्रा में एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये केदारनाथ पैदल मार्ग की तस्वीरें हैं। किस तरह से भूस्खलन होने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लोगों की जान को भी खतरा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल के लिए केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दी है। पैदल यात्रा मार्ग जो है उसे फिलहाल के लिए यात्रियों के लिए बंद कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज की ही तस्वीरें हैं। आज जिस तरह से केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, पहाड़ों पर बारिश हो रही है। बारिश क्योंकि अब अपने अंतिम दौर में है। उत्तराखंड में मॉनसून अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में अंतिम दौर में होने के बावजूद मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है और लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से केदारनाथ की बात करें तो केदार घाटी में भारी भूस्खलन जगह जगह देखने को मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। भूस्खलन होने की वजह से केदारनाथ यात्रा का जो पैदल मार्ग है वहां भी पत्थर गिरने की वजह से, बोल्डर आने की वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर जो है वो पैदल मार्ग पर पड़े हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश में दिए गए आरक्षण के बयान के बाद देश में सियासी तापमान हाई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा आरक्षण के पक्ष में है। बीजेपी को राहुल फोबिया हो गया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। राहुल गांधी जी की बातचीत, जिसमें वैचारिक फोरम्स में आदान प्रदान भी सम्मिलित है, उसको लेकर के भाजपा का नेतृत्व वर्ग बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि 2 विरोधाभास लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। देश और दुनिया के लोगों को एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कभी प्रेस से भी खुल करके बातचीत नहीं, मतलब गार्डेड प्रायोजित बातचीत कर, सेलेक्टेड लोगों से बातचीत करते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सच और उसमें प्रश्न नहीं लेते। और राहुल गांधी जी इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास को भाजपा अपने झूठ से
अपने डिस्टॉर्शन से कैमोफ्लेज करना चाहती है, ढकना चाहती है, उसको आच्छादित करना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान इस बात पर रह जाए। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कश्मीर के तब और अब के हालात में अंतर करें। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर में शांति है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि कश्मीर के लोगों ने देखा है कि राज्य को आतंकवाद में किसने धकेला और आज क्या स्थिति है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है क्योंकि उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है। अंदर जब से धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर के अंदर लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहां का पर्यटन बढ़ा है, हर प्रकार से समृद्धि हुई है। और जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहते हुए उनके विचार सबके सामने आ गए हैं, तो स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके समय में कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा हो गया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर बदल गया है, कश्मीर शांत हो गया है। अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी ये बिल्कुल समाप्ति की ओर है। निश्चित रूप से नया भारत है और धारा 370 इसमें समाप्त होना उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके कारण से आज नया कश्मीर खड़ा हो गया है। और कश्मीर की जनता ने देखा है 30 सालों तक कि इन्होंने कश्मीर को जो है पीछे धकेलने का काम किया है, आतंकवाद के गोद में बैठाने का काम किया है, लगातार भ्रष्टाचार किया है। और कश्मीर की जनता फिर से वो नहीं चाहती। और कांग्रेस का भी जो दोहरा चरित्र है वह भी सामने आ गया है। जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर ऐसे अनेक नाम हैं जो हिंदू हमारे धर्मात्माओं के नाम पर रखे गए हैं, उनको बदलने की बात कर रही है। दूसरी तरफ गुर्जरों से लेकर जो हमारे वहाँ के पहाड़ी लोग हैं, अनेक जो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनका सबका आरक्षण भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो है कहीं न कहीं वो आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो कि उनके साथ उनका गठबंधन है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अभी हाल का जो बयान उनका जो सिखों के संबंध में उन्होंने दिया है, सिख पंथ की जो स्थापना है वो महान गुरुओं ने की, सिख पंथ उन पर चलने वाला है। और भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आज एक सूत्र में है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक। और राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देकर निश्चित रूप से सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। वहीं आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और अब कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। केदारनाथ की जनता जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई राजनीति हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां की जनता इस यात्रा का विरोध करेगी। केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है, जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत
हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो, और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। कुंभ 2021 के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दो फाड़ हो गए थे। अब कुंभ 2025 से पहले दोनों ही धड़ों के एक होने के प्रयासों और अखाड़ा परिषद के भंग किए जाने की मांग पर 13 में से 9 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से अखाड़ा परिषद के अस्तित्व और काम के संबंध में बात की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। 2025 से पहले अखाड़ा परिषद को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो दो फाड़ हो चुकी है, आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है क्या और उसका मुख्य काम क्या है और उसकी स्थिति आज क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आखिर क्या काम है इसका, ये क्यों गठित की गई है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों का एक समूह है। 13 अखाड़े इकट्ठे होकर के जब हमारा कुंभ पर्व आता है, कुंभ मेला आता है, चाहे वो प्रयागराज का मेला हो, हरिद्वार का मेला हो, नासिक का मेला हो, उज्जैन का मेला हो, उस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो जाती है और जो भी उस समय कार्य होता है, जो सरकार के और हमारे बीच में जो कार्य होता है, उसमें हमारा कार्य बहुत अच्छी तरह से हो जाए, सब मिल बैठ करके जो भी सबका कहना होता है, निर्णय होता है, सबका निर्णय लेकर के कार्य किया जाता है। ये समूह है, 13 अखाड़ों का एक समूह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। तो महाराज जी, इसका मुख्य काम की अगर बात करें तो कुंभ आकर जिस तरह से कहा जाता है कि केवल कुंभ के लिए सक्रिय रहता है, मुख्य काम क्या रहता है कुंभ के दौरान? देखिए, आपने देखा होगा, आज तक आप हरिद्वार में रहते हैं, आपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को तभी सक्रिय देखा होगा जब कुंभ मेला आता है। जब कुंभ को 5-6 महीने या 1 साल शेष रहता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो जाती है। देखिए, हम सब अखाड़े हैं, पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं, पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों का समूह जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। हमारा अपना अपना कार्य है। आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा, कई लोगों ने कहा नहीं जी ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी अखाड़े हैं, हमारा अपना अपना बाइलाज है। जितने भी अखाड़े हैं सबका अपना अपना बाइलाज है और जब कुंभ मेला आता है उस समय जो है कुंभ हमारा जो है दिव्य और भव्य हो पाए, ताकि सब हम मिलकर के इकट्ठा काम करें और वो जो भी निर्णय होता है वो किसी अध्यक्ष या महामंत्री का नहीं होता है, सबका होता है और सरकार सबसे पूछती है। वार्ता सब एक एक अखाड़े से होती है, जितने भी अखाड़े वहाँ होंगे सबसे वार्ता होती है, सरकार सबसे वार्ता करती है, तब जाकर के कोई निर्णय होता है। तो जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है कि 2 फाड़ अखाड़ा परिषद इस समय हो गई है, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति इस समय? नहीं, फाड़ वाली बात नहीं। आपने देखा होगा, जब भी कोई कार्य हम करने जाते हैं, कोई भी संस्था बनती है, सबकी इच्छा होती है हम बने, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब कुछ समय हो जाता है उसके बाद सब में आपस में समझौता हो जाता है और बाकी हमारा कोई चुनाव, मैं समझता हूँ चुनाव कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के प्रतीक है। इसीलिए मैं कहूँगा सब अखाड़े इकट्ठे हो जाएं, जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं सभी एक होकर के हम जो है प्रयाग का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य रूप से उसको
उसको हम मनाएंगे। वो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जिस तरह से कोई संविधान अभी तक नहीं है, कहीं लिखित में कुछ इसका नहीं है और इसको भंग कर दिया जाना चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोई ऐसी संस्था नहीं है, या उससे हमें कोई पैसा नहीं कमाना है, उसको कोई ऐसी संस्था नहीं हमें बनाना है। वो खाली, मैंने आपको कहा कि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े मिल करके अपनी बात रखते हैं, ये कार्य होना है। देखिए, जो रजिस्टर्ड वाली बात है, नॉन रजिस्टर्ड वाली बात है, अगर हमें कोई कार्य करना होगा उसके लिए वो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे अखाड़े है ना, हमारे अपने अखाड़े हैं और हर अखाड़ा रजिस्टर्ड है। जैसे हमारा निरंजनी अखाड़ा 1904 में रजिस्टर्ड हुआ है, इसीलिए जितने भी अखाड़े, सब अखाड़े रजिस्टर्ड है और सोसाइटी सबकी है और अखाड़ा परिषद, सब अखाड़े एक होकर के हम जो है कुंभ मेला जब आता है उसके लिए क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब हम सरकार के साथ वार्ता सब मिल करके करते हैं। वो एक व्यक्ति नहीं करता है, अध्यक्ष महामंत्री नहीं करेगा, सभी प्रतिनिधि, हर अखाड़े का प्रतिनिधि होगा, वो सब जो है उसमें बैठक में हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद को भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए, लोग कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हो सकता है उनका कुछ मलाल हमसे हो, उनका कुछ गुस्सा हमसे हो, तो इसीलिए सब बातें चलती रहती है। हमारे खिलाफ लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, देखिए ये तो चलता रहता है। हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान देंगे तो हम तो शाम तक ही मर जाएंगे। इसीलिए सब चीज़ें जो है आपस में चलती रहती है, वाद विवाद भी होता है, कोई लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है और शाम को हम सब साधु एक हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि कुंभ के सफल संचालन के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य भी कुंभ को सकुशल संपन्न कराना है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता के दौरान DICCC प्रोजेक्ट और इसमें कंपोनेंट्स को ITDA को सौंपे गए। इसमें पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड तथा DSCL के बीच विवाद पर निर्णयन हेतु लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में DICCC के तहत राजस्व भागीदारी और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी और उत्तराखंड परिवहन निगम को इलेक्ट्रिक बसों को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि GST परिषद की बैठक में उन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राज्य के कई विषय बैठक में उठाए, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी है। अब चारधाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% GST को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह से कैंसर की दवाओं और अन्य कुछ चीजों में भी GST दरों में रियायत दी गई है। GST काउंसिल की बैठक में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में। वहां मुझे जो बात मैंने रखी और मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने इसे स्वीकार किया। उसमें जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राओं पे हेलीकॉप्टर से लोग यात्रा करते हैं और उस पर 18% GST अभी तक देना पड़ रहा था। हमने आग्रह किया GST काउंसिल में, तो उसे घटा के 5% किया गया, जो हमारी मांग थी। और ये आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है। इस प्रकार अन्य को और भी निर्णय हुए, जैसे कैंसर जो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती है, उसमें 12% GST था, वो 5% पे हो गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो नमकीन है उस पर भी 12% था, अब उसमें शायद उसे भी घटाया 5% उस पर हुआ है। यानी कि इस प्रकार के अनेक निर्णय जनहित में हो सकते थे।
पिरान कलियर मेले को सकुशल संपन्न कराने में हरिद्वार प्रशासन जुटा हुआ है। नशा तस्करों और अवैध पार्किंग बनाने वालों पर पैनी नजर भी प्रशासन ने रखी हुई है। पूरे मेला क्षेत्र में 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन ने पिरान कलियर शरीफ मेले की पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं समय समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी की जा रही है। पूरे मेले क्षेत्र को 4 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति नशा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेला क्षेत्र में निर्धारित पार्किंग ही मान्य रहेगी। अवैध पार्किंग बनाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रतिवर्ष के भांति इस बार भी 9 तारीख से उर्स कलियर उर्स का शुभारंभ हुआ है और इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें 15 तारीख को छोटी रोशनी और 16 तारीख को बड़ी रोशनी का महत्वपूर्ण पर्व इसमें आएंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारा जो टोटल पुलिस बल है उसमें 4 जोन और करीब 15 सेक्टरों में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है और जो हमारा टोटल फोर्स है करीब 400 से ऊपर पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जिसमें इस जनपद के बाहर के भी लोग यहाँ पर आए हैं। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरीके से सुसज्जित भी हैं और पूरी तरीके से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और एसपी ग्रामीण इसके नोडल अफसर बनाए गए हैं। ट्रैफिक के जो अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए सीओ हमारे एसपी ट्रैफिक ने जो हमारी पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं और जो हमारे वन वे सिस्टम्स हैं वो वहाँ पर लागू किए जाएंगे और खासकर 15 और 16 के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पुलिस बल है उसको विधिवत उनको प्रशिक्षित किया गया है, विधिवत उनको ब्रीफिंग दी गई है और उसी के हिसाब से आगे के अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए हैं। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठाने, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त की बजाय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे एनफोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी गेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन 2 बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।